जय हिंद साथियों, नमस्कार जी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साथियों आज जो है ना 1.2 खत्म होने वाला है ना? तो यह पार्ट 5 है। इससे पहले जो है ना 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे 7 तक, है ना? यानी कि आज आपका यह चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज खत्म। ध्यान दीजिएगा। सवाल देखिए क्या है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। अक्सर इस क्वेश्चन में विद्यार्थी को डाउट रह जाता है, यानी कि तकलीफ हो जाता है कि और थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर कैसे-कैसे सवाल बना। तो इसके लिए प्यारे बच्चों, इस सवाल को समझने के लिए आप सभी को थोड़ा-सा भाज्य और अभाज्य संख्या को समझना, ठीक है? इस सवाल को तो हम लोग बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्या भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या, ठीक है? और उससे पहले एक चीज़ देखिए, भाज्य अभाज्य तो बाद में देख लेंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है 10 है, तो आप सभी को आता ही होगा 2 पंजे 10 गुणनखंड करने के लिए आता ही होगा। जिसे बोलेंगे 20, ध्यान दीजिएगा, 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10। यहाँ देखिएगा, इसका इकाई में 0 है, इसका भी इकाई में क्या है 0 है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए 64, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। यहाँ पे 0 नहीं है, तो देखिए यहाँ पे 5 नहीं आया है, केवल 2 ही आया है। थोड़ा और समझिए। इसका इकाई में 4 है, यह भी इकाई में क्या है 8 है। यहाँ पे इकाई में 0 है, इकाई में क्या है 0 है। प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी होती है जब उसका गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए। देखिए यह संख्या ना 10 है, यह 0 पे समाप्त हुआ है, अर्थात इसका इकाई में 0 है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका गुणनखंड में क्या है 2 और 5 फिक्स है ही होगा। यानी कि जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसका गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होगा। केवल 2 होगा फिर भी वह जो है 0 पे समाप्त नहीं होगा, केवल 5 होगा तो फिर भी नहीं होगा। यानी कि 0 पे समाप्त होने के लिए 2 और 5 गुणनखंड में होना अनिवार्य है। जैसे हम बोलेंगे 3 गुना 5, क्या है जी? 3 गुना 5, 3 पचे 15। क्या 0 पे समाप्त हुआ है? नहीं, यह 5 में समाप्त हुआ है। यदि इसमें गुना हम कर दे 2, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। देखिए 0 पे समाप्त हुआ है ना। यदि संख्या 0 पे समाप्त हुआ है, इसका मतलब हुआ इसका गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होगा। देखिए 2 है और 5 है। यानी कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 हो। 2 और 5 होगा तभी वह संख्या जो है ना शून्य पर समाप्त हो सकती है, अर्थात उसका इकाई में 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसी टाइप मतलब यह कॉन्सेप्ट आपका हुआ। ध्यान रखिएगा, जिसका गुणनखंड में 2 और 5 होगा तभी वह संख्या जो है ना शून्य पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप कितना बड़ा संख्या लिख लीजिए, देखिए थोड़ा ध्यान से। हम कोई भी संख्या लिखते हैं, यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ना, तो बड़ा ही जो है ना इस सवाल को समझने में आसानी होगा। जैसे देखिए मान लिया जाए कि 7 गुना 2 गुना 3 गुना, है ना, अ, चलिए फिर 7 कर देते हैं, गुना 2 कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 गुना 7 7 49 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 9 दूनी हो जाएगा 18, 9 1 10 हो जाएगा, 4 12 चौके 48 हो जाएगा जी। 8 8 5, क्या देखिए यह संख्या जब हम गुना किए, इसका इकाई में क्या आ गया 8 आ गया। क्या 0 आया? नहीं आया। यदि इसी में यदि हम गुना कर दे 5, है ना, इसमें 5 कर दे गुना, 8 पंचे 40, 40 4 44, पचे 25, 4 हो जाएगा 29। देखिए तो इकाई में क्या आ गया 0 आया। यानी यह संख्या आपका 0 पे समाप्त हुआ। तो 0 पे समाप्त होने के लिए गुणनखंड में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना अनिवार्य। आ गया समझ में? कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होती है जब उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए, तभी वह शून्य पर समाप्त होगा, अर्थात उसका इकाई में 0 आए। ठीक है। अगर नहीं आता है गुणनखंड में 2 और 5,
दोनों होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। यदि नहीं आता है तो वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा इस सवाल। सवाल नंबर 5 क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्या यहाँ पर जो है कोई भी आपका n प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, है ना? कोई भी जो है ना n आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो आपको बताना है क्या 6 का पावर जो n है, क्या यह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकता है? यानी कि अगर हम पावर ले 1 तो क्या होगा छो, तो 2 गुना 3 छो। क्या इसको गुना करने पर क्या इकाई में 0 आएगा? क्या यह शून्य पे समाप्त होगा? 3 दूनी छो, नहीं आया 0। चलिए अब क्या लेते हैं, अगला लेते हैं हम 2 लेते हैं n का मान। तो छो गुना छो, छो छा के 36, क्या इकाई में 0 आया? क्या यह संख्या क्या शून्य पे समाप्त हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है पता है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसके गुणनखंड में जो है ना 2 और 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 2 और 5 के रूप में रहेगा तभी जाके वह शून्य पे समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप चाहे इस पर जो है ना आप 5 क्यों ना लिख लीजिए। तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, इसको तोड़िए, 3 दूनी छो, यहाँ पर 3 दूनी छो, 3 दूनी छो, 3 दूनी छो, 3 दूनी छो होगा। यानी कि 5 कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब हुआ यह आपका शून्य पे समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है। इसलिए यह संख्या जो है ना 6 टू दी पावर जो n है, यह शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, आइए इसको हम लोग अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि शून्य पे समाप्त तभी होगा, अर्थात इकाई में 0 तभी आएगा जब उस गुणनखंड में 2 और 5 होगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे मेरे साथी, इसको मान लेंगे। माना कि संख्या 6 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है। हम मान लिए कि यह शून्य पे समाप्त होती है। मानने में क्या होता है, मान लिए, है ना? माना कि यह शून्य पे समाप्त होती है। ठीक है, 6 टू दी पावर n बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यान से गौर कीजिएगा, 2 गुना 3। ठीक है, 2 गुना 3 छो हो गया, ऊपर से पावर क्या है n है। आप ध्यान दीजिएगा, पावर हो जाएगा n, पावर हो जाएगा n। मेरे बच्चों यह n क्या है, एक आपका प्राकृतिक संख्या है। समझिएगा ध्यान से, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। आप बारी बारी से जांच कर सकते हैं, कभी यहाँ पे 1 धरिएगा, कभी 2 धरिएगा, कभी 3 धरिएगा, दोनों पे धरिएगा। जैसे हम जांच कर लें, यहाँ पे 1 धरेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो गुना करेंगे, 3 दूनी होगा 6, क्या इकाई में 0 आया? नहीं आया। चलिए हटाइए, नहीं आया। तो फिर क्या करते हैं, या n का मान क्या लेते हैं, अब 2 लेते हैं, 2 धरेंगे, फिर n का मान क्या लेंगे, वही 2 लेंगे। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौके कितना हो जाएगा 36। क्या इकाई में 0 आया? नहीं आया। पता है क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसका गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, 2 और 3 है। यदि गुणनखंड 6 टू दी पावर n का गुणनखंड यदि आपका 2 और 5 के रूप में होता, तब वह जाके इकाई में 0 आता। कितनों गुना कर दीजिए आप, मान 4 यहाँ पे लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, 10 लिखिए, कोई भी मान लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कभी 0 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्योंकि इसके गुणनखंड में देखिए 2 और 5 नहीं है, क्या है, 2 और 3 है। इसलिए शून्य पे समाप्त नहीं होगा। यहाँ से कन्फर्म हो गया ना? क्या लिखेंगे, जो कि 6 टू दी पावर n के गुणनखंडन में 2 5 नहीं है, यानी कि 2 गुना 5 नहीं है। इसलिए इसलिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। बस यही आपका आंसर हो गया। बस खाली क्या करना था, आपको कॉन्सेप्ट को समझना था। आ गया बस समझ में? चलिए आगे चलते।
अब आते हैं नंबर 6 में, व्याख्या कीजिए, है ना, आपको बताना है, व्याख्या करके बताना है कि संख्या इतना और इतना भाज्य संख्याएं है क्यों, यानी कि यह और यह दोनों जो है आपका भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है तो वो क्यों भाज्य संख्या, ठीक है। आपको जो संख्या दिया हुआ है ई वाला और ई वाला जो संख्या है यह भाज्य संख्या है, लेकिन आपको बताना है, व्याख्या करना है कि आखिर यह भाज्य संख्या क्यों है, उसमें क्या गुण है। जैसे आपसे बोलेंगे कि बताइए हम क्या है, किसान है या टीचर है, आप कहेंगे गुरुजी आप तो एक शिक्षक हैं, कैसे, मेरे अंदर में क्या गुण है, तो आपके अंदर में यह गुण है कि आप सवाल को सॉल्व करते हैं, आप बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, जो कि किसान ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, सेम उसी प्रकार से यदि यह एक भाज्य संख्या है तो हमें साबित करना पड़ेगा कि आखिर भाज्य संख्या क्यों है, आखिर इसमें ऐसा कौन गुण है जो कि यहाँ पर यह भाज्य संख्या है। तो समझिएगा, सवाल को समझने से पहले आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा जो हम बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। पहले आइए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को जान लेते हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, ध्यान से समझिएगा, यह कॉन्सेप्ट की बातें हैं। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक और खुद से मतलब स्वयं से विभाजित होती है, उसे कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। अर्थात अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका कि गुणनखंड नहीं किया जा सकता। क्या 2 को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, खूब से खूब आप 2 और 1 कीजिएगा, 2 1 कम 2 यही कीजिएगा ना, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात हम लोग जो है ना अभाज्य संख्याओं को, है ना, अभाज्य संख्या का गुणनखंडन नहीं कर सकते। यह बात समझ में आ गया ना कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंडन नहीं कर सकते हैं, जिसे नहीं तोड़ सकते हैं, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। क्लियर है। अब आते हैं भाज्य संख्या। कौन संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं को छोड़ के किसी और संख्या से विभाजित हो, या एक शब्द में कहें तो भाज्य संख्या वह संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंडन किया जा सकता है, अर्थात जिसको तोड़ सकते हैं। जैसे कि आपका 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये सभी कौन संख्या है, भाज्य संख्या। यदि यह भाज्य संख्या है तो यह अभाज्य गुणनखंड में टूटेगा। देखिए 4 को तोड़ेंगे, 2 दूनी, अरे मच्छर सब, एक सेकंड हो जाइए, इधर गया भाई, माय गॉड, हो गया था ना यहाँ। हाँ तो 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, अरे बात समझ में, यह संख्या टूट रहा है ना, तो जो भाज्य संख्या होती है वह संख्या क्या हो जाएगी, उनका गुणनखंडन होगा, उनको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं। 8 8 देखिए तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 टूट रहा है ना। तो प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडन नहीं कर सकते हैं और जो भाज्य संख्या होगा उसे तोड़ सकते हैं, है ना, उनका अभाज्य गुणनखंडन किया जा सकता है। याद रखिएगा, अगर जिस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंडन कर सकते हैं अर्थात जिस संख्या को तोड़ सकते हैं वह संख्या हमारा होगा भाज्य संख्या। जैसे आपसे पूछ लें कि बताइए प्यारे बच्चों, यह जो आपका जो 80 है क्या यह भाज्य संख्या है या नहीं है। तो यदि इसको हम तोड़ सकते हैं, यदि इसका हम अभाज्य गुणनखंडन कर सकते हैं, यदि यह हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडन तो यह हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। देखते हैं, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन कर सकते हैं उसे कहते हैं भाज्य संख्या। देखते हैं, अगर यह टूटेगा तो हो जाएगा 2 चौक 8, भैया टूट रहा है, ये देखिए 2 पंच 10 टूट गया। इसका मतलब हुआ कि हम इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडन कर सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारा कौन संख्या है, यह हमारा प्यारे बच्चों भाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य का जो है ना, अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडन नहीं होता है,
लेकिन भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडन होता है। आगे बात समझ में? सौ बात का एक बात क्या समझ में आया कि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन किया जा सकता है वह संख्या भाज्य संख्या होगा, और जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन नहीं किया जा सकता है वह हमारा होगा अभाज्य। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आइए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। इसी बेसिस पे ये सवाल बनबे करेगा। चलिए यहाँ पे दो संख्या है, इसको बारी बारी से हम लोग बनाएंगे। माना कि x बराबर पहला संख्या मान लेते हैं 7 × 11 × 13 और जोड़ 13। इसको बाद में सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा दो सवाल है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले साबित कर लेते हैं क्या यह हमारा जो है ना भाज्य संख्या है या नहीं। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉमन क्या आएगा, यहाँ से यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा कॉमन आ जाएगा 13, बचेगा 7 × 11 और गुना 13 एकम 13 और प्लस 13 एकम 13, तो 13, तो 11 हो जाएगा और जोड़ 1 है 13 × 78 हो जाएगा। हो गया। अब क्या करेंगे, इसको गुणनखंडन करेंगे। फिर इसको गुना कर लीजिए 78 × 13, 8 या 24 बच गया कितना 2, 7 या 21 2 हो जाएगा 23, 8 हो जाएगा जी 7 हो जाएगा 4 8 3 11 9 1 10 हो जाएगा। कितना गया जी 10 14। अब आपको पता करना है क्या यह हमारा भाज्य संख्या है। यदि इसका अभाज्य गुणनखंडन कर सकते हैं हम लोग तो यह हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या। यदि यह अभाज्य गुणनखंडन नहीं होगा तो हमारा भाज्य संख्या नहीं। चलिए देखते हैं तोड़ के। ठीक है, तो साइड में तोड़ लेंगे 10 14 है ना, 2 5 6 10 0 2 7 14 7 5 12 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 छक 18 3 नाम 27, कितना 169 आ गया, तो 13 गुना 13 कितना होता है 169 होता है। 39 19 13 16 ठीक है। यानी जब इसको तोड़ेंगे तो 2 × 3 × 13 × 13। मेरे बच्चों देखिए इस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे हम लोग किए हैं ना। क्या बोलेंगे, क्योंकि 10 14 का अभाज्य गुणनखंडन किया जा सकता है, और जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या लिखेंगे, जो कि x का अभाज्य गुणनखंडन किया जा सकता है। ये कर दिया है ना, देखिए यहाँ पे, या आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या x का मतलब ई वाला संख्या हो गया। आप x का जगह में भी लिख सकते हैं 10 14, 10 14 का अभाज्य गुणनखंडन किया जा सकता है। इसलिए इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। चलिए हमारा अप्रूव्ड हो गया सवाल। समझ में आया ना कि कैसे यह भाज्य संख्या हुआ। मैंने पहले इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद परिणाम हमारा ई वाला आया 10 14 आया, और 10 14 हम तोड़े। जब उसको तोड़े मतलब इसका अभाज्य गुणनखंडन किए, और जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन होता है तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो 10 14 का अभाज्य गुणनखंडन हो गया 2 3 13 गुना 13 हो गया। इसका मतलब यह हुआ, इसका इसको हम अभाज्य गुणनखंडन कर दिए ना, इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या जो है हमारा क्या है, एक भाज्य संख्या, अर्थात दी गई जो यह संख्या जो है, ये वाला संख्या जो है एक भाज्य संख्या है। सिर्फ इसी प्रकार से इसको भी लोग साबित कर दें। ठीक है, ठीक है ना, इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। कर लिए, चलिए अब इसको यहाँ से गायब करते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, अब इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार माना।
माना कि उसमें x माने थे ना, अभी a मान लेते हैं, अलग-अलग मानना है। पहले x माने थे, अभी अलग मान लेते हैं, ठीक है ना? a मान लेते हैं या फिर y मान सकते हैं। a बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस क्या है 5 है। ध्यान दीजिएगा कि एक पद हुआ, गुणा की जगह एक पद मिल जाएगा, एक पद है। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए इसमें 5 कॉमन है, तो क्या बचेगा 7 गुना 6 बचेगा, 5 एकम 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एकम 5। हाँ, तो इसको गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 6 चौके 24, 24 गुना 6 सत्ते 42 प्लस इधर 1 है, तो 5 24 दूनी 48 हो जाएगा बच्चा 4, 24 चौके कितना हो जाएगा 96, 96 4 कितना हो जाएगा जी 100 प्लस 1, 5 गुना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुना कर दीजिए। 5 एकम 5 9 पचे 45 हो जाएगा और 0 5 एकम 5 हो जाएगा, कितना 50 45 आ गया। अब देखिए क्या 50-45 का हम आभाज्य गुणनखंडन कर सकते हैं? यदि इसका आभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, यह हमारा भाज्य संख्या होगा। चलिए करके देख लेते हैं। 50-45, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 हो गया, फिर 0 हो गया, 0 5 नाम 45 और यह किससे कट जाएगा जी? ऐसे तो आपका 2 गो टुकड़ा हो जाएगा कम से कम ना। अच्छा यहाँ देख लेते हैं सही है गुना क्या? थोड़ा देख लेते हैं भैया। 24 गुना 42 गुना 24, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 4 10, 9 1 10, ठीक है ना? डाउट लग रहा है, ठीक है। देखिए यह टुकड़ा हो गया ना, आप चाहे तो और आगे भी टुकड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमें पता चल गया यह बात कि इस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन किया जा सकता है ना, इसका जो है ना अभाज्य गुणनखंडन किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। गुणनखंडन यहाँ पे करके दिखाइए या फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्या लिखेंगे, जो कि एक का अभाज्य गुणनखंडन किया जा सकता है ना। इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। दी गई संख्या जो है एक तरह का एक क्या है भाज्य संख्या, यानी कि ये वाला संख्या क्या है एक भाज्य संख्या। आगे समझ में, उम्मीद करते हैं कि आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ तक ये भैया, यहाँ। अब देखिए अक्सर यह प्रश्न जो है मेरे बच्चा, यह आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है। अक्सर यह सवाल जो है ना, अक्सर क्या ऑब्जेक्टिव में आता ही है। सवाल क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट समय लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट समय लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए कि सेम टाइम पर है ना, सेम पोजीशन से सेमी डायरेक्शन में वो दौड़ रहा है, तो कितने समय के बाद वह जो है ना एक स्थान पे आके मिलेगा जहाँ पे वो चलना शुरू किया। ये पुनः मिलने का समय होता है दोनों के द्वारा लिए गए समय का एलसीएम होता है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव आता है, आपको सीधा ऐसे बना लीजिए इसको, सीधा लिखे से पुनः मिलने का समय, मिलने का समय बराबर आपका हो जाएगा 12-18 का लॉस। क्या हो जाएगा 12-18 का लॉस हो जाएगा। यहाँ देखिए सीधा ऐसे निकाल लीजिए ना, चाहे उतना कीजिएगा ऐसे, 2 छक 12 2 नाम 18, 2 तिया 6, ओ सॉरी 3 से खा जाएगा ना,
3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 3 तिया 9, 9 चौके 36, यानी कि 36 मिनट के बाद दोनों जहां से चलना शुरू किया था वहीं पे आके पुनः मिले। चलिए साथियों, आज जो है ना 1.2 जो है पूरा कंप्लीट हो गया। तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। बाकी बात मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद साथियों।